नमस्कार। आज हम लोग फिर से बात करेंगे सैटर्न वक्री सैटर्न रेट्रोग्रेड यदि हमारे बर्थ चार्ट में है तो अलग अलग हाउसेस में किस प्रकार से वो फल देंगे, क्या क्या प्रेडिक्शंस पॉसिबल है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर मैं सैटर्न फर्स्ट हाउस से लेके सैटर्न सिक्स्थ हाउस तक की बात कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉम सैटर्न सेवन्थ हाउस से लेकर सैटर्न ट्वेल्थ हाउस कि वहाँ क्या क्या चीज़ें आप देख पाएंगे। तो पहली बात, हम जानते हैं कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है एंड ये डिले को रिप्रेजेंट करता है, फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में, कहीं बार डिनायल को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ स्ट्रगल एंड हमारे कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली सैटर्न की तीन दृष्टियां हैं और थर्ड एस्पेक्ट जो है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है एज पर माई एक्सपीरियंस। ये आपके रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को और रेजिस्टेंस को, प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। मतलब जहां पर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी जिस भाव पर, उस भाव को लेकर आप बहुत ज्यादा रजिस्ट फील करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करेंगे। सेवेंथ एस्पेक्ट जो है, सप्तम दृष्टि जो है जिस भाव पर पड़ेगी, वहां आप बहुत ज्यादा लिमिटेशन फील करेंगे बिकॉज सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ बाउंड्री ऑल्सो। ये चीजों को कहीं ना कहीं एक घेरे में बांध देता है कि अब आप इसके बाहर नहीं जा सकते। दैट लिमिटेशन जहाँ सैटर्न की सेवेंथ एस्पेक्ट रहेगी। टेंथ एस्पेक्ट इज बेसिकली फॉर द कर्मा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे जीवन में वो बढ़ जाएगी जहां पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी। दिस इज व्हाट ऑल दोस। एक और बात की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, मेरे हिसाब से अगर ये 100% है तो ये 70% है और ये 50% है। मतलब कि स्ट्रेंथ वाइज जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कि यदि शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में यदि सेवेंथ हाउस में बैठे हैं और वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो क्या चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल है। देखिए, तो सैटर्न यदि सेवेंथ हाउस में है, यहाँ अगर बैठे हैं तो इनका थर्ड एस्पेक्ट आपके नवम भाव पे है, सप्तम दृष्टि उनके आपके फर्स्ट हाउस पे है और जो दशम दृष्टि है आपके वो उनके चौथे भाव पे है, 7, 8, 9, 10। उससे पहले सेवेंथ हाउस एक्चुअली है क्या? सेवेंथ हाउस प्योरली एक बिजनेस हाउस है। वहाँ से हमारी लाइफ में जो बिजनेस उनको देखते हैं, हमारे अलावा जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सेवेंथ हाउस है आपका पब्लिक वर्ल्ड आपका सेवेंथ हाउस, आपका पब्लिक डोमेन आपका सेवेंथ हाउस है, आप कह सकते हैं। मैरिज, रिलेशनशिप, ये जो भी कमिटमेंट्स हमारे जीवन में सारे हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सैटर्न इज व्हाट अ ड्राई प्लैनेट। सैटर्न एक वो ग्रह है जो सूर्य से बहुत दूर है, जहाँ सूर्य की रोशनी लगभग ना पहुंच रही है, ना के बराबर पहुंच रही है। इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट। तो जब एक ऐसा प्लैनेट आपके रिश्तों के घर में आके बैठेगा तो क्या चीजें होंगी? फर्स्ट वन इज व्हाट की देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका लाइफ पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको पहले एक जो मेच्योर इंसान है वो पसंद आएगा। ये सुनो, आपके जीवन में जो मैरिज है वहाँ आप कह सकते हैं कि इनिशियली आइडियोलॉजिकल गैप हो सकता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाद विवाद होते हुए दिखे जा सकते हैं इनिशियली। बट हाँ, जैसा कि हमने कहा सैटर्न यहाँ पे वक्री है, तो कोई प्लैनेट यदि वक्री होता है तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा कार्मिक बैगेज लेके चल रहा है। तो जहाँ मान लीजिए कि अगर सैटर्न वक्री नहीं होता, सपोज कीजिए किसी का जो वैवाहिक जीवन है या किसी का रिलेशनशिप अगर मान लीजिए वो 6 महीने बहुत अच्छा नहीं चला, तो नाउ आपके केस में वो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा कि आपको 1.5 साल 2 साल तक थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रिलेशनशिप को लेकर। अगर सेवंथ लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग, या एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो बहुत वायलेंट हो, स्पेशली अपने शब्दों को लेकर, आप ये कह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा एक चीज समझिए, आपकी सेवेंथ हाउस वह हाउस है जहां पर शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में आके एग्जॉल्ट होता है, उच्च के होता है तुला राशि में, और वहीं सूर्यदेव जो है इस राशि में आकर, इस भाव में आकर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के होते हैं, कंफर्टेबल नहीं। तो यहाँ पे एक ईगो क्लैश है सैटर्न और सन की आइडेंटिटी को लेकर, उनकी आइडियोलॉजीज को लेकर, कि सन इज व्हाट द अथॉरिटी, सैटर्न इज व्हाट द सबऑर्डिनेट्स। तो एक बात ये कि जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ सीखना होगा, वैसे तो हम बहुत केस में हम्बल ही हैं, हमें यहाँ सीखना होगा कि हम हमारे सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखें, हम उनके साथ चीट ना करें,
तो ये एक पहला बिजनेस लेसन है, बिकॉज सैटर्न सेवंथ हाउस में तो ये बहुत एक प्योरली बिजनेस प्लेसमेंट है। आप अगर सप्तम भाव का स्वामी थोड़ी भी अगर ठीक स्थिति में है तो आप डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल तो है ही डेफिनेटली। बट अगर जैसा मैंने कहा कि सूर्य यहाँ आकर नीच के होते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बनते हैं, अगर आप अपने से नीचे तबके के लोगों को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ से आपको रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। ये बात। दूसरी बात कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अनडाउटेडली शनिदेव वक्री भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर का जो एज गैप है वो पॉसिबल है कि एक अच्छा खासा एज गैप हो। हाँ, अगर मान लीजिए जुपिटर की भी यहाँ दृष्टि है सप्तम भाव पे, तो वो अश्योर कर देता है, कंफर्म कर देता है कि लेट मैरिज एज वेल एज कि आपके लाइफ पार्टनर का जो एज गैप है आपके साथ वो ज़्यादा हो सकता है। बट समहाउ हम खुद भी इस तरह से हैं कि वी एक्सपेक्ट कि एक मेच्योर लाइफ पार्टनर मिले, एक एस्टेब्लिश लाइफ पार्टनर मिले हमें हमेशा। तो इस तरह की हमारी स्थिति रहती है, आप कहते इस तरह की हमारी साइकोलॉजी रहती है कि हम एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करता हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता हो, जो है वैसा। बिकॉज सैटर्न इज द रियलिटी, सैटर्न इज व्हाट कि सैटर्न एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। मैंने कहा कि इट इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो वो साथ में ठहराव को भी दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि यदि सप्तम का स्वामी अगर थोड़ी भी सही स्थिति में है तो ये लॉन्ग टर्म मैरिजेस को भी रिप्रेजेंट करता है प्लेसमेंट। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि वक्री है तो आपको एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस प्रकार का हो कि जो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट ना कर पाए कम समय में, या काफ़ी समय लगे उसे, बिकॉज मैंने कहा कि एक ड्राई प्लैनेट है यहाँ पर, यहाँ इमोशंस नहीं है सैटर्न के पास। सैटर्न इज क्वाइट प्रैक्टिकल, जो स्ट्रगल डीले हमारे कार्मिक कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो। तो उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल है। बट आज जैसा कि मैंने कहा कि अगर सप्तम भाव का स्वामी ठीक स्थिति में है, राहु की तो उससे कंजंक्ट नहीं है, तो मैं अश्योर कर सकता हूँ आपको कि आपको एक हैप्पी मैरिज है वो ज़रूर मिलती हुई देखी जाएगी, एक हैप्पी रिलेशनशिप ज़रूर मिलता हुआ देखा जाएगा, खासकर समय के साथ। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बिकॉज जो भी कार्मिक बैगेज है वक्री ग्रह की वजह से वो आपको यहाँ वो ड्यू तो आपको यहाँ पे करना ही होगा, उसके बाद चीज़ें अलग होगी। हम बात करते हैं दृष्टियों की। सप्तम भाव से आपकी दृष्टि जो है तीसरी वो नवम भाव पे पड़ रही है। मैंने कहा कि इट क्रिएट अ टाइप ऑफ अ प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए कोई अगर नीच का ग्रह आके बैठ जाए, मान लीजिए कोई अगर नीच का प्लैनेट आके बैठ जाए, उस पर शनिदेव की दृष्टि में पड़ जाए, तो ये बहुत काफ़ी हद तक क्लियर कर देता है कि आपकी लाइफ पार्टनर में आपके जो फादर का रोल है वो बहुत कम समय के लिए है, या फादर है तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यदि यहाँ चंद्रमा अगर बैठे हैं नवम भाव में, तो इमोशनली आपको ड्राई कर देगा, मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके इमोशंस थोड़े से कम होते जाएंगे, यू आर मोर टुवर्ड द प्रैक्टिकल, आप ये कह सकते हैं। साथ ही ये कि अलग अलग समय पे, बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग ऑल्सो, इट इज द हाउस ऑफ बिलीफ, ये जुपिटर का हाउस है हमारा। तो एक ये जरूर है कि जीवन के अलग अलग समय पे आपकी आइडियोलॉजी, आपका बिलीफ सिस्टम बदलता हुआ देखा जाएगा। मीन्स कि उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप 20 साल तक तो आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, भगवान में, ईश्वर में। हो सकता है फिर 20 से 40 के वर्ष की उम्र तक आप शायद किसी में बिलीव ना करें, या आपको लगेगा कि नहीं कोई होता ही नहीं ऐसा कुछ। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये इस उम्र में ऐसा हो सकता है, मतलब कि लाइफ के अलग अलग फेजेस में आपका ये जरूर है कि आपकी धर्म को लेकर, कल्चर को लेकर आपके थोड़े से इस तरह अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं, और कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करूंगा। कई बार आप ब्लाइंडली फॉलो करते हुए देखे जाते हैं। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि बदलाव होता हुआ देखा जाता है। अगर नवम भाव का स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो फादर के साथ आपके आइडियोलॉजिकल गैप हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फादर से बनती नहीं होगी, बट हाँ कुछ मन मुटाव हमेशा रहता होगा, आप ये कह सकते हैं। सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो फर्स्ट हाउस इज द सेल्फ, हम खुद क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। तो सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ लिमिटेशन, आपको खुद को एस्टेब्लिश करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ़ यू हैव, मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, आपका मून बहुत सुंदर स्थिति में है, आपके बहुत सारा पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को मैं कैसे यूज़ करूँ,
उस पोटेंशियल को कैसे मैं सोसाइटी में एस्टेब्लिश करूँ खुद को, वहाँ दिक्कतें होती हुई देखी जा सकती है, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आपकी दसम दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे, तो तय है कि जीवन में आपके घर को लेकर, आपके परिवार को लेकर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी अलग-अलग समय पे। और एक की 7 सैटर्न यहाँ बैठ के दसवें भाव को देख रहे हैं, तो एक जो मेंटल पीस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखा था जीवन में। फ्लक्चुएट से मतलब मेरा ऐसा है कि कहीं समय तो आप बहुत खुश थे, एक्सट्रीम जॉय। अब जीवन में ऐसा टाइम आया, कुछ 4-5 साल का समय आया जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। रिमेंबर दैट। सो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा व्हेन सैटर्न इन द 7th हाउस। सो यदि आपके लग्न चार्ट में सैटर्न यदि 8th हाउस में वक्री बैठे हैं, रेट्रोग्रेड बैठे हैं, तो किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? शनिदेव यहाँ आपके 8th हाउस में बैठे हैं वक्री। शनिदेव यहाँ बैठकर उनकी जो 3rd एस्पेक्ट है, तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पे, और आपका 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे, और एक आपका जो 10th एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे रहेगा। Saturn, we all know, is the planet of discipline, planet of karma, limitations, boundaries, struggles, delays, ये सब Saturn के डोमेन में आता है। Saturn is a cold and dry planet जो सूर्य से बहुत दूर है, जहाँ सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर, जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत रेयर है। दिस इज द Saturn। Saturn जब 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस इज व्हाट द हाउस ऑफ सडन इवेंट्स, हाउस ऑफ आर इंटरनल फियर एंड इनसिक्योरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके जो अंदरूनी फियर है, अंदरूनी इनसिक्योरिटीज हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आपका 8th हाउस है। आपका इनहेरिटेंस 8th हाउस है। आपका लाइफ पार्टनर का कह सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो 8th हाउस है। जॉइंट एसेट्स आपके 8th हाउस है। एंड द एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, एनी टाइप ऑफ डीप साइंस, मेटाफिजिक्स, दिस इज व्हाट द 8th हाउस। शनिदेव जब आपका अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो पहली बात तो ये तय है कि आपके जीवन में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं और जो आपका इंटरनल प्रेशर है, जो एक अंदरूनी जो कहते हैं हम लोग की साइकोलॉजी भी कह लीजिए आप उसे, वो इस तरह की है कि आपको जीवन के बहुत समय तक ऐसा फील होता है कि यू आर अलोन, यू आर आइसोलेटेड, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे दुख मुझ तक ही रहेंगे, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, या मैं किसी से शेयर भी कर दूंगा तो कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। दैट इज सैटर्न 8th हाउस। और चूंकि यहाँ वो वक्री बैठे हैं, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट, एक वक्री ग्रह, ये बहुत क्लियर करता है कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ एक्स्ट्रा कार्मिक बैगेज आप इस जन्म में भी लेकर आए हैं। तो ये तय है कि आपको उन कार्मिक बैगेज को इस जन्म में पहले चुकाना होगा। 8th house is the house of loan also. It is the house of critical illness. देखो, अब मैं जो चीज़ प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 8th हाउस सैटर्न बहुत सुंदर प्लेसमेंट नहीं है। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यहाँ लॉन्जिटिविटी के लिए, उम्र के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको अष्टम स्थान की 8th लॉर्ड आपको जरूर चेक करना पड़ेगा, उसकी स्थिति कैसी है, आपका लग्न लॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। बट हाँ, इन जनरल हम कहते हैं कि हाँ, इट इज़ गुड फॉर द एज, ठीक है। बट कितनी एज है, क्या बहुत लंबी है, उसके लिए आपको लग्न लॉर्ड और अष्टम स्थान का स्वामी देखना होगा। दूसरी बात कि मैंने कहा कि यहाँ से हम ऑकल्ट साइंस को देखते हैं, तो और एक बात और कि आपकी दृष्टि भी, दशम दृष्टि आप 3rd एस्पेक्ट आपका 10th हाउस में पड़ रहा है, एंड 3rd एस्पेक्ट इज व्हाट विच क्रिएट प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। तो ये तय है कि करियर में इनिशियली काफ़ी स्ट्रगल है आपके, और मैंने कहा कि कार्मिक बैगेज है तो आपको रीपे करना ही होगा। बट अगर आपका करियर किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ जहाँ व्हाट वी से कि बहुत ज़्यादा रिसर्च है, ऑकल्ट है, इस तरह का अगर है, तो आप वहाँ अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। आप उस प्रकार के होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी सैलरी के बारे में बात नहीं करते हैं। इवन ऐसे कुछ काम जो गुप्त तरीके से किए जाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बहुत सोसाइटी में बताया नहीं जाता है, उस तरह के अगर प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। सैटर्न यहाँ पर ये बहुत क्लियर करता है कि आप उस तरह के हैं जो अपने काम को
जितना अकेले होकर, जितना नॉट इन द ग्रुप, नॉट इन द टीम वे, अकेले वो इतना करते हैं उतना बेस्ट करते हुए देखे जाते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ 8th हाउस सैटर्न के साथ यदि केतु या मून है तो इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। फिर जो क्रॉनिक इलनेस है, ऐसी कुछ बीमारियां जो इजीली डायग्नोज ना हो, केतु की अगर मैं बात करूँ, केतु सैटर्न है तो पॉसिबल है आपके लाइफ में। खासकर जब केतु की दशा या सैटर्न की दशा अंतदशा आती है तो वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो सकती है। सैटर्न मून अगर यहाँ साथ में है तो इट इज टाइप ऑफ व्हाट वी से एक बहुत नेगेटिव प्लेसमेंट ही है। बिकॉज नेगेटिव प्लेसमेंट इस तरह से कि इनिशियली आपकी लाइफ में जब आपके 30 35 40 साल की उम्र आपकी जब तक है तब तक आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, आपके इमोशंस ड्राई हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। आप चीज़ों का बाहर चाहकर भी बता नहीं पाते अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को कि मैं व्हाट आई एम सफरिंग। कब? जब 8th में सैटर्न मून है, और दूसरा जब मून बहुत अच्छे से प्लेस नहीं है बर्थ चार्ट में। दोनों केस में ये चीज पॉसिबल है। आगे हम बात करें, सैटर्न यहाँ बैठकर आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। उससे पहले एक और चीज हम यहाँ से हमारे इनहेरिटेंस और हमारे इन लॉज को भी देखते हैं। तो पॉसिबल है कि इन लॉज की जिम्मेदारी भी आप पर हो। तो जिम्मेदारी से मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करें, ऐसा नहीं। कई बार होता है कि मेंटली दे रिक्वायर यू, मेंटली दे नीड यू, या हो सकता है कि आप ही शायद उनका एक सहारा हो आफ्टर मैरिज। आप ये कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि देखो इस प्रकार से भी हो सकता है कि मान लो आपके वाइफ के और भी ब्रदर सिस्टर हैं या आपके हस्बैंड के और भी ब्रदर सिस्टर हैं, बट योर इन लॉज फील कि नहीं आप ज़्यादा कैपेबल हैं, आप ज़्यादा उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो एक जो है कि इन लॉज का सहारा बनना शायद आपको यहाँ पड़ सकता है, जो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वे में है डेफिनेटली। सेकेंड हाउस को यहाँ देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि आपकी लिमिटेशन को दिखाती है। लिमिटेशन का मतलब यहाँ पर सेकंड हाउस इज व्हाट द हाउस ऑफ आपकी फैमिली, और आपका जो बाल्यकाल है, इनिशियल आपकी एजेस, आप कह सकते हैं कि जो 14 साल तक की आपकी जो उम्र है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। इनिशियल अपब्रिंगिंग हमारी अम्मा से देखते हैं, तो वहाँ कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। आप थोड़े कम एक्सप्रेसिव हो, ऐसा कुछ हो सकता है, खासकर जीवन के शुरुआती दिनों में आप ये बोल सकते हैं। इसके अलावा ये एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पर ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि 8th इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट एज वेल एज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन होने के बाद आप मिच्योर होते हैं। बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन को झेलने के बाद, बहुत सारे डिप्रेशन को झेलने के बाद आप जाके काफ़ी हद तक मिच्योर होते हैं। फिर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, अपने आप को काफ़ी हद तक जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसी तरफ आप भेज देते हैं। सेकेंड हाउस से मैं कहना चाह रहा था कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई सहारा नहीं है, जब आपको लगता है कि नहीं मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा, तो सडनली यू फील कि कोई अननोन या जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप उन्हें ज़रूर ट्राई करना, वो आपकी ज़रूर हेल्प करते हुए दिखे आते हैं। दिस माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सडन 8th हाउस, क्योंकि इज एस्पेक्टिंग व्हाट वी से सेकंड हाउस सप्तम दृष्टि है, लिमिटेशन को दिखाता है। लिमिटेशन मतलब है कि जिन्हें हम जानते हैं, जो जिनसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, शायद वो आपकी हेल्प ना करें, बट जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या जिनको आप जो आपको लगता है कि नहीं शायद ये मेरी मदद नहीं कर पाएगा, वो आपकी मदद करते हुए देखे जाते हैं। सैटर्न आपकी दशम दृष्टि जो है आपके 5th हाउस पर है, और 10th हाउस इज 10th एस्पेक्ट इज बेसिकली इज व्हाट द कर्मा एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में जो आपके बच्चे हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा आप पे हो बजाय आपके लाइफ पार्टनर पे। एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस सडन रूल करते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 10th एस्पेक्ट है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है बाकी के कंपैरिजन में, 3rd एंड 7th। तो अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिव स्किल अगर है, एक तो मैंने कहा था कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट, हिडन नॉलेज अगर वहाँ है तो बहुत अच्छा करता है। दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिव स्किल है, अगर आप मान लीजिए आपने सपोज कीजिए आपने टेक्नोलॉजी में अगर आपने पढ़ाई की, मान लीजिए आप आईटी या इंजीनियरिंग अगर आपने करी है सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपने करियर में। मीन्स आप भले ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, भले ही आप रिसर्च फील्ड कर रहे हैं जो कि नॉन टेक्नोलॉजिकल है, बट आप उसमें अपने क्रिएटिव स्किल्स, आप उसमें अपनी इंटेलिजेंस, वो डेफिनेटली वहाँ यूज़ करते हुए देखे आते हैं, और वो बहुत उसको एनहांस करती है। ये ज़रूर है कि इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी और सम रिसर्च और दैट टाइप ऑफ प्रोफेशन, तो आपको समय ज़रूर लगता है, बट यू रियलाइज दैट कि जहाँ बाकी लोग 3-4 साल में पीएचडी कर लेते हैं, सपोज करो आपके केस में
6 साल 7 साल भी अगर लग जाते हैं, बट जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो बहुत बहुत एडवांस्ड आप देख पाते हैं वहाँ से। सो मेन थिंग इज व्हाट सैटर्न 8th हाउस में है, तो ये तय है कि लाइफ के आपकी जो इनसिक्योरिटीज और जो फियर्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। यू ऑलवेज फील कि कुछ ये ना छूट जाए, कुछ वो ना छूट जाए, इस तरह की स्थिति बन जाती है। बट उम्र के साथ, स्पेशली सैटर्न की मेच्योरिटी 36 के साथ, बट चूंकि यहाँ रेट्रोग्रेड है तो माइट बी इट विल टेक 5-6 ईयर एक्स्ट्रा, 40-42 की उम्र के बाद, क्योंकि अष्टम स्थान को आपके केतु भी ओन करते हैं। केतु इज द को लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इन काल पुरुष कुंडली में। तो केतु की मेच्योरिटी की एज के बाद काफ़ी चीज़ें श्योर हो जाती है कि हाँ, आपका लाइफ जो है वो एक राइट ट्रैक पे है। यू फील व्हाट वी से मोर लो से मतलब मेरा है कि दुखों के कंपेरिजन में दुख आपने धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आप दुख से ऊपर उठ चुके हैं, उनसे परे हो चुके हैं, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था सैटर्न इन द 8th हाउस। सुनाओ, यदि आपके लग्न चार्ट में शनिदेव यदि 9th हाउस में वक्री रेट्रोग्रेड अगर बैठे हैं तो वो क्या सिग्निफाई करते हैं? पहली बात, 9th हाउस में सैटर्न यदि रेट्रोग्रेड है, यहाँ बैठे हैं, तो उनकी जो थर्ड एस्पेक्ट है आपके वो 11th हाउस पे है, और जो 7th एस्पेक्ट है आपका वो आप कह सकते हैं कि आपके 3rd हाउस पे है, और जो 10th एस्पेक्ट है आपका वो उनके 6th हाउस पे है। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। पहली बात कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट वक्री ग्रह और सैटर्न जैसा वक्री ग्रह जो कि डिलेस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रगल माई लाइफ में उनको दिखाता है, एंड ऑल फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इज अ ड्राई प्लैनेट, इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट, जो कि सूर्य से बहुत दूर है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुँचती है, जहाँ लाइफ एंड इमोशंस जो है वहाँ ज़ीरो है, आप ऐसा कह सकते हैं। सो पहली बात तो ये कि शनिदेव मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 9th हाउस पे एक अच्छा प्लेसमेंट है बाकी के कंपैरिजन में। हम बात करेंगे रीजन की भी। पहली बात तो ये जुपिटर का हाउस है। जुपिटर इज द टीचर, जुपिटर इज द आइडियोलॉजी वी कैन से। तो और 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग। 9th हाउस आपके पिता को दिखाता है, 9th हाउस आपके मैरिज के एफर्ट्स को दिखाता है, क्योंकि ये 7th हाउस से 3rd है। मैरिज में आपने कितना एफर्ट लगाया वो 9th हाउस है। आपके लाइफ की जो लंबी यात्राएं हैं वो 9th हाउस है। तो डेफिनेटली आप उस प्रकार के हैं हु लव टू नो मोर एंड मोर, वुड लव टू रीड। और रीड भी मतलब ऐसे कि मैं ये नहीं कहता कि बुक्स ही पढ़ना, इंटरनेट के माध्यम से या अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करना, अलग अलग रिलीजन के बारे में जानना, हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी रखने की इच्छा होना, दिस इज व्हाट सैटर्न इन द 9th हाउस। तो ये तय है कि इट इज़ गुड फॉर हायर लर्निंग, भले ही यहाँ वक्री क्यों ना हो। हायर लर्निंग से मतलब मेरा, मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो अपार्ट फ्रॉम द जो बेसिक एजुकेशन उसके अलावा, हायर लर्निंग से मतलब कि जैसे कि हम लोग एक तो खुद को जागृत करें, हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, दैट इज़ द हायर लर्निंग। इसके अलावा कि मैं कितना फिलोसॉफिकल हूँ, मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, मेरा नज़रिया कैसा है, वो एक आपकी हायर लर्निंग है। सैटर्न या 9th हाउस में है तो ये तय है कि यू आर नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर। आप चीज़ों को जांच परख कर उसके बारे में या उसमें बिलीव करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जहाँ भेड़ चाल चली जा रही है आप भी वहाँ चले जाए, नो, दिस इज नॉट अ सैटर्न इन द 9th हाउस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सैटर्न आपको यहाँ देते हैं कि एक सेंस कि क्या सही है क्या बुरा है। तो आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। अनडाउटेडली यू लव टू ट्रैवल, यू लव टू एक्सप्लोर। मैं ये नहीं कहता कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, नो, नॉट सेइंग दैट। यहाँ ट्रैवलिंग से मतलब यह है कि आप उस प्रकार के ट्रैवलर हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि इफ़ यू बिलोंग टू गुजरात, और मान लीजिए आप व्हाट वी से नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं, मान लीजिए आप मेघालय में जाते हैं सपोज कीजिए, तो ठीक है, एक नॉर्मल इंसान वहाँ की ब्यूटी देखेगा, वहाँ के जो भी है लैंडस्केप वो देखेगा। आप उसके बियॉन्ड वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, यू वांट टू एक्सप्लोर दैट थिंग, तो आप उस प्रकार के कुछ हो सकते हैं। आपकी एक आपको एक अच्छी समझ है लोगों को समझने की, लाइफ के पर्पस को समझने की। तो अगर आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, जहाँ फिलॉसफी बहुत रिक्वायर्ड है, जहाँ लाइफ अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में, तो आप बहुत अच्छा टीचर हो सकता है।
इट इज बेटर प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ टीचर देन जुपिटर पंचम स्थान में होता तब सबसे अच्छा टीचर बनता है इंसान, बट मुझे लगता है उससे भी बेटर, बिकॉज आपकी आइडियोलॉजी काफ़ी, हाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों है यहाँ पे कि आपकी आइडियोलॉजी काफ़ी रिजिड है। रिजिड से मतलब कि मान लीजिए कि वैसे तो मैंने कहा कि आप चीज़ों को परख कर बिलीव करते हैं, यू आर नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर, तो आप चीज़ों को जानते हैं और उसको उस प्रकार से लोगों तक उसको पहुँचाते भी है। बट कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका 9th लॉर्ड अगर बहुत सद स्थिति में नहीं है और मान लीजिए आपको कोई चीज़ गलत पता है या आप किसी गलत इंसान को फॉलो करते हैं। अब गलत इंसान रिलीजन वाइज भी होता है, कल्चर वाइज भी होता है, आजकल तो पता है हमारे देश का सिनेरियो क्या है उसके हिसाब से। तो फिर आपको उससे हटाना कि नहीं वो गलत है या वो सही है, नहीं उसे फॉलो मत करो या उसे फॉलो करो, ये आसान नहीं है, बिकॉज सैटर्न इज नॉट अ स्लो मूविंग प्लैनेट जो आपके विचारों को तटस्थ भी करता है। सैटर्न स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। स्टेबिलिटी से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपने जो फिर मान लिया वो मान लिया। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो हमारी जो सैटर्न का उठा पटक है जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सैटर्न के परसेप्शन से। सैटर्न इज नॉट एज गुड इन ऑल द हाउसेज, बट 9th हाउस में ठीक है वो, बिकॉज यहाँ कोई हमारा इमोशन नहीं जुड़ा है, हमारी फैमिली का हाउस नहीं है, ना फर्स्ट हाउस है, ना 6th हमारा करियर स्ट्रगल का हाउस है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे ये ठीक लगता है। यहाँ बैठकर आपके 11th हाउस को देख रहे हैं और मैंने कहा कि थर्ड जो एस्पेक्ट है वो प्रेशर और रेजिस्टेंस को दिखाता है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थर्ड एस्पेक्ट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन अमंग द दीज 3। तो ये तय है कि बहुत ज़्यादा जब हमें ज़रूरत है हमारा सोशल सर्कल हमें सपोर्ट नहीं करता। वैसे तो खैर आप भी उस प्रकार के हैं जो बहुत ज़्यादा हर किसी को मित्र नहीं बनाते, लिमिटेड फ्रेंड्स हैं आपके, बट फिर भी बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से या अपने सोशल सर्कल से, बिकॉज वहाँ आपको देना ज़्यादा पड़ेगा, आपको जो आउटपुट है वो कम मिलेगा। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप ही सब कुछ किए जा रहे हैं और सामने से जो एफर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अगर पार्ट है तो एक मेरी एडवाइस रहेगी आपको यहाँ पर करियर को लेकर बेसिकली, बिकॉज 11th हाउस इज द सेकंड फ्रॉम द 10th, आपके कर्मा के जो फ्रूट्स है वो 11th हाउस है, और यहाँ शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपने बॉस से अपने या जो भी आपका एल्डर्स है, बेसिकली आप ऐसा एल्डर्स कह लीजिए, एल्डर मतलब कंपनी में जो आपका एल्डर है और ऑफिस में आपके जो बॉस हैं उनसे आप बना के रखें, उनसे आप लाइजनिंग मेंटेन करके रखें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज यहाँ यही दिक्कत है, समहाउ हमें लगता है कि मैंने सबसे मेंटेन कर रखी, बट आपको रिजल्ट वैसे नहीं दिख रहे। तो आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जो आपका बॉस या आपका जो हायर अथॉरिटी है वो सामने कैसे बिहेव कर रहा है और पीछे कैसे बिहेव कर रहा है, उस चीज़ को आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। तो अगर आप उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे देन यू रियलाइज कि हाँ जो मैं पहले सोचता था वैसा कुछ नहीं है, उससे कुछ चीज़ें अलग हैं, तो उसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, लाइजनिंग प्रॉपर कीजिए, आपका करियर ग्रोथ डेफिनेटली होता हुआ देखा जाएगा। सो नाउ सडन यहाँ बैठ के आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, एंड थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ द लिमिटेशंस। ये शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि है, सीधी दृष्टि है। लिमिटेशन से मतलब सिंपल सा है यहाँ पर कि भाई बहन एल्डर सिबलिंग, थोड़ा वहाँ हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उन रिश्तों को संभालने के लिए। 10th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे तो खैर आप रिस्पॉन्सिबल हैं अनडाउटेडली, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको लेकर कि आप समझते हैं, बिकॉज ये धर्मा हाउस है हमारा 9th हाउस। तो पॉसिबल है कि इनिशियली पॉसिबल है कि एक और बात की यहाँ पर जो आप एफर्ट लगाएंगे, जो आप जैसा आपका कर्मा होगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है। सैटर्न 9th हाउस का ही सिंपल सा रूल है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको इसी लाइफ में ऐसा फल मिलेगा। तो कोशिश करें। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जो भी आपके नीचे लोग काम करते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट्स आप ऐसा कह लीजिए, आप उनसे बना के रखें, बना के मतलब उनका ध्यान रखें, वहाँ चीटिंग ना करें। अगर कोई स्थिति बनती भी अगर ऐसी है कि मैं कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ता लाइफ में कई बार, तो आप उससे दूर रहें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। सबऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं कि जो लोग आपके ऑफिस तक ही हैं, जो आपके बिल्डिंग का वॉचमैन भी हो सकता है, आपके आसपास इस प्रकार के लोग जिन जो जो
उस स्थिति में है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, या दे आर मोर नीडफुल देन यू, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट सर्टेन इन द 9th हाउस। सुनो, यदि आपके लग्न चार्ट में शनिदेव सर्टेन यदि दशम भाव में वक्री बैठे हैं, रेट्रोग्रेड बैठे हैं, तो क्या सिग्निफाई करता है? पहली बात, शनिदेव यहाँ पे जब 10th हाउस में बैठेंगे आपके, तो आप थर्ड एस्पेक्ट आपकी 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर, और 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर रहेगा। पहली बात, सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ कर्मा, और कर्म भाव में ही बैठे हैं वो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ वक्री है, तो जब ग्रह कोई वक्री होता है तो एक्स्ट्रा कार्मिक बैगेज आपके साथ जुड़ा हुआ है। उस कार्मिक बैगेज को, उस कार्मिक ऋण को पहले आपको उस जन्म में पे करना होगा, उसके बाद ही आपको फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे। मीन्स यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इन सिंपल वे। कि मान लीजिए कि दशम भाव की हम बात करें, मान लीजिए कोई दूसरा इंसान है जिसके यहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं है, मान लीजिए वो 5 साल में उसको यदि एक प्रमोशन मिलता है, तो माइट बी फॉर इन योर केस हो सकता है आपको 7 साल 8 साल लग जाए। डेफिनेटली यहाँ करियर को लेकर स्ट्रगल है। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ स्ट्रगल, डीले, कर्मा, रेजिस्टेंस एंड ऑल। सैटर्न एक ड्राई प्लैनेट है जो कि सूर्य से बहुत दूर है, और वहाँ सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर है। तो इट इज़ अ ड्राई एंड कोल्ड प्लैनेट, जहाँ इमोशंस नहीं है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि यदि हमारा 10th लॉर्ड शून्य स्थिति में है तो हमें जॉब जल्दी मिल तो जाती है, बट जो पे हम डिजर्व करते हैं, मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डबल डिग्रीज कर रखी है आपने, या आपने किसी बहुत अच्छे कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग, मेडिकल या दूसरी डिग्री आपने कर रखी है, बट स्टिल आप लो पेइंग जॉब कर रहे हैं, या फिर आपको उन लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है जो स्किल में आपके बराबर नहीं है, स्किल में आपके बराबर नहीं। दिस इज सैटर्न रेट्रोग्रेड। ये आपके कार्मिक बैगेज को दिखाता है। 10th लॉर्ड आप जरूर चेक करें, वो सैटर्न जब यहाँ बैठे हैं तो 10th लॉर्ड काफ़ी चीज़ें डिसाइड करता है कि वो किस भाव में है। उस भाव से संबंधित अगर आप करियर ऑप्ट करते हैं तो 10th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है, देन इट विल हेल्प यू। वक्री है चूंकि यहाँ पर, तो ये भी सिग्निफाई करता है कि जीवन में एक ना एक बार हमें हमारा पूरा करियर 360 डिग्री टर्न लेता है। 360 डिग्री टर्न से मतलब मेरा है कि मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करी पर आप जॉब किसी और फील्ड में कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। या ऐसा कि आप आर्टिस्ट हैं, आपका पास कोई स्किल है बट फिर भी आपको 9 to 5 जॉब करनी पड़ रही है। या मान लो आपने 15 साल मेडिकल फील्ड में काम किया, अब आप वो छोड़ के अब आप खुद का कुछ कर रहे हैं, या पूरी लाइन ही आपकी स्विच हो गई है। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। कर्म स्थान में है तो यू एक्सपीरियंस की कहीं बार लोग आपसे प्यार से बात करके अगर काम करवाएं आपसे, तो यू प्रेफर टू डू इजीली, बजाय प्रेशर क्रिएट करें आपके ऊपर। एक ये बात। सैटर्न 10th हाउस में है तो आप इस स्थिति में भी है कि आप अपने बॉस को, अपनी हायर अथॉरिटी को काम के लिए मना नहीं कर पाते हैं, या आपके पे काफ़ी वर्कलोड डाल दिया जाता है, 2 लोगों का काम भी आपसे करवाया जाता है, ये बोलकर कि आप ही कर सकते हैं। बिकॉज ये तो तय है कि सर्टन अगर 10th हाउस में, तो यू आर द स्किल्ड एम्प्लॉय। नॉट सेइंग कि यू आर यूइंग सम स्किल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मान लीजिए आप भले ही आपने किसी भी फील्ड में आपका एजुकेशन किया हो, पर मान लीजिए आप किसी दूसरे फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को आप सीख जाते हैं, अच्छे से करते हैं, तो स्किल्ड तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सैटर्न का जो मूल नेचर है कि डिले, स्ट्रगल एंड ऑल, वो दिखेगा यहाँ पर। तो करियर को एस्टैब्लिश होने में बहुत समय लगता है। एक और बात कि अगर यहाँ सैटर्न है, ठीक है, एक बार आप सैटर्न का प्लेसमेंट आपके D10 चार्ट में भी जरूर चेक करें। मान लीजिए आपका सैटर्न D10 चार्ट में 12th हाउस में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा कोई काम करें जहाँ 12th में या फिर 8th हाउस में, मान लीजिए, तो आप ऐसा कोई काम करें जहाँ पर टीम वर्क ना हो,
ऐसा इंडिपेंडेंट वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, आप वैसा काम करें तो आप बहुत अच्छे से करते हुए देखे जाते हैं। तो सटन का इवैल्यूएशन हम डायरेक्टली यहाँ सिर्फ करियर को लेकर ये नहीं कह सकते कि करियर बहुत अच्छा है या बहुत बेकार, वो नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको D10 चार्ट जरूर पर चेक करना पड़ेगा। 10th लॉर्ड मान लीजिए, सपोज कि 10th लॉर्ड आपका 6th में है, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ की लॉयर हो सकता है, या लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, लॉयर हो गया, ऐसा फील्ड जहाँ पे हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सैलरी मिलती है, हमें पैसा मिलता है, आप ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक आपको मैंने बताया था पहले 8th हाउस में जब सटन होता है तब, तो 10th और 8th दोनों केस में यदि आप ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, मेटाफिजिक्स में, लाइफ साइंस में, डीप रिसर्च में, ऐसे फील्ड में अगर आप हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। आप बहुत अच्छे स्किल्ड होते हो। देखो, वो अलग बात है कि हम कमा कितना रहे हैं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज होती हुई देखी जाती है। आगे हम बात करें, सटन यहाँ बैठकर आपके 12th हाउस को देख रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट से। मैंने कहा था थर्ड एस्पेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल एज पर माई एक्सपीरियंस। तो ये प्रेशर और रेजिस्टेंस को दिखाता है। तो अगर आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो पैसा है आपके लाइफ में वो व्हाट वी से हेल्थ पे खर्च होता हुआ देखा जाए। अगर 12th हाउस में किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन है राहु का या केतु का, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि कई बार पैसा हमारा बेवजह ही खर्च होता हुआ दिखाया जाता है, या हमारी लिमिटेशन हमें पता नहीं है कि हमें कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है। कई बार स्थिति बनती है कि मान लीजिए मेरी सैलरी सपोज कीजिए इट इज़ 1 लाख पर मंथ, बट मैं उससे ज़्यादा भी कई बार एक्सीड कर जाता हूँ। दैट इज़ नॉट सर्टेन इन द 10th हाउस एंड एस्पेक्ट इन द 12th हाउस। यहाँ बैठकर आपके 4th हाउस को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। सप्तम दृष्टि आपके लिमिटेशंस और बाउंड्री को दिखाती है। यहाँ बाउंड्री इस प्रकार की हो सकती है कि अगर 4th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो आपकी फैमिली या आपका घर जो है, जहाँ बेसिकली आपका जन्म हुआ, जहाँ आपका परिवार रहता है, उस तरह बाहर रहते हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा उनके एंड से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखा था यदि 4th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है। 4th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में, ठीक कंडीशन में है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको घर वालों की जिम्मेदारी ज़रूर निभानी पड़ सकती है, अलग अलग समय पे उनकी आपको हेल्प करनी पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फाइनेंशियली ही हो, कई बार वो इमोशनली भी होती है, किसी और तरीके से भी होती है। मतलब कि हमें घर पर हमारी काफ़ी हद तक एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ बैठ के आपके वो 7th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ 10th से 10th है ये। तो पहली बात तो ये बहुत एक अच्छा प्लेसमेंट है। वैसे मैंने कहा कि जो 10th एस्पेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। तो ये तो तय है कि मैरिज को लेकर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, या आप ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे होंगे अपने लाइफ पार्टनर के कंपेरिजन में। दूसरी बात कि आप एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं, ऑफिस में भी और घर में भी। आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है कि घर को घर तक रखना है, ऑफिस को ऑफिस तक रखना है। मतलब कि आप ऑफिस लाइफ और आपके घर को आपस में डिस्टर्ब होने नहीं देते, एज पर माई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। यदि 7th लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो ये भी तय है कि अगर आपकी मैरिज लाइफ अगर अच्छी है तभी आपका करियर ग्रो करेगा, या वाइस वर्सा, आपका करियर अगर अच्छा है तभी आपकी मैरिज लाइफ ग्रो करेगी। दिस इज व्हाट सटन इन द 10th हाउस। तो यदि आपके लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में यदि शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं और वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो किस प्रकार के प्रेडिक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पहली बात कि सैटर्न आपको यहाँ जेनरस बनाते हैं, एक आप ये कह सकते हैं, एक आपको सेपियो सेक्सुअल बनाते हैं, अभी बात करेंगे क्या मतलब इनका, और एक आपको एक हायर फिलोसॉफिकल साइड देते हैं आपको। मैं डिस्कस करूंगा इन बातों को भी। एक्चुअली 11th हाउस इज द हाउस ऑफ आवर विशेस, और चूंकि यहाँ वक्री है वो, तो ये तय है कि हमारे पास्ट लाइफ का कार्बन बैगेज जो है, पास्ट लाइफ के जो कुछ ऋण है हम लोग इस जन्म में भी लेकर आए, उन्हें हमें यहाँ पे करना है। तो हमारी इच्छाएं एक सामान्य इंसान के कंपैरिजन में, या एक इंसान जो यहाँ वक्री नहीं है शनिदेव, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है।
इच्छाएं इस प्रकार से, चाहे वो सोशल सर्किल में लेकर हो, चाहे वो ऑफिस में लेकर हो, चाहे वो फैमिली में लेकर हो, चाहे वो सोसाइटी में लेकर हो, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कम्युलेटिव है, काफ़ी जन्मों से इकट्ठी हो चुकी है। दिस इज द हाउस ऑफ विशेस एज वेल एज हाउस ऑफ होप्स। होप्स से बात आती है जनरॉसिटी की, कि आप इस हद तक एक अंदर भावना लेकर चलते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसकी हेल्प करने से नहीं चूकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। कई बार आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर भी हेल्प करते हैं, बट आई एडवाइज यू, सटन यहाँ रेट्रोग्रेड है तो आप ये काम ना करें। कई बार ये स्थिति बनती है फिर कि आपने अच्छे काम के लिए किसी की हेल्प करी थी, बट वो काम आपने तो एक अच्छा मन से, अच्छे उस समझ से किया, बट वो आप पर ही नेगेटिवली, आप कह सकते हैं कि अप्लाई हुआ, या आपको उसने नेगेटिवली आपको उसने इम्पैक्ट किया। एक बात ये। दूसरी बात कि 11th हाउस इज द हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग। तो देयर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शायद आप ही घर में बड़े हो, आपसे बड़ा भाई बहन ना हो। 11वां भाव हमारे सोशल सर्किल को दिखाता है, हमारे फ्रेंड सर्किल को दिखाता है। एक उम्र के बाद, सटन के मेजॉरिटी एज के बाद, 36 के बाद, आपकी जो दोस्ती है या आपका जो व्यवहार है आपसे उम्र में ज़्यादा, या ऐसे व्यक्ति विशेष जो एक समझ रखते हैं अबाउट द लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटी, उनसे आपकी मित्रता होती हुई देखी जाती है, या उनसे आपका व्यवहार बढ़ता हुआ देखा जाता है। और चूंकि यह रेट्रोग्रेड है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो हेल्पिंग फ्रेंड, मैं कह रहा हूँ हेल्पिंग फ्रेंड, वैसे तो आप किसी हेल्प नहीं लेते, आप किसी की हेल्पिंग फ्रेंड से मतलब कि जिनसे अपनी बात शेयर कर पाए, जिनसे आप कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर पाए, आपको वो लेट जाके जीवन में मिलते हैं, आफ्टर 42, आफ्टर 48, because this house is also co-ruled by Rahu as per कालपुरुष कुंडली। कुंभ राशि है यहाँ पर, कुंभ राशि इज व्हाट द नेटवर्क्स। आपके फ्रेंड बहुत लिमिटेड हो सकते हैं, एक दो, सच्चा फ्रेंड शायद होगा भी नहीं, मेरे हिसाब से सच्चा फ्रेंड तो नहीं होगा, बिकॉज ये कार्मिक ऋण इस प्रकार से है कि आप ही अपने फ्रेंड के लिए सब कुछ करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। आप उस प्रकार के हैं जो दोस्ती करते हैं कि जहाँ किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं हो, निस्वार्थ भाव से आप दोस्ती करते हैं हमेशा। जब आपके दोस्तों को अभी जरूरत होती है आप हमेशा रहते हैं वहाँ पर, बट आपके फ्रेंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे आपको कभी नहीं देते। इवन योर सोशल सर्किल ऑल्सो, आप उनसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। ये कार्मिक बैगेज है, आपको इस जन्म में मान के चलो कि आपको ही सोसाइटी के लिए, आपको ही दोस्तों के लिए कुछ करना है, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू द गेन, 11वां भाव, हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ इनकमिंग गेन। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, शनिदेव वक्री है, तो जैसे मान लीजिए किसी के बर्थ चार्ट में सैटर्न वैसे भी एक प्लैनेट है जो डीले को दिखाता है, रेजिस्टेंस, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। दो बातें यहाँ पर सुनना है बात को। अगर मान लो किसी के यहाँ वक्री ग्रह नहीं, शनिदेव वक्री नहीं है, नॉर्मल चार्ट है, सैटर्न 11th हाउस में बैठे हैं, तो मान लो वो वेल्थ जनरेट करता है। वैसे उनके केस में भी 36 के एज के बाद ही आपका जीवन स्टार्ट होता है, अगर वक्री नहीं है तब भी। तो वो मान लीजिए 5 साल में एक्स अमाउंट वेल्थ जनरेट करता है, तो आपको उसी एक्स अमाउंट वेल्थ जनरेट करने में आपको 10 साल लगेंगे। एक बात तो। दूसरी बात की रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये जरूर दिखाता है कि, जो कि यहाँ से बैठकर, आगे बात करेंगे हम लोग, चलो देखो यहाँ से बैठकर आपके वो थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे डाल रहे हैं, 7th आपके 5th हाउस पे, और ये आपके 8th हाउस पे। बात करेंगे इसकी हम लोग। 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव बनाता है कि चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है, आपको एक अच्छा बिजनेस सेंस देते हैं। बट जब गेन की बात की जा रही है उसमें बहुत समय लगता है। अब मान के चलिए कि 40 के बाद आपकी लाइफ में गेन्स आएंगे, मान के चलिए आप। बट ये जरूर है, सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ, सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट,
एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है। तो जो भी जब भी गेन्स आएंगे 40-42 के बाद, जो भी गेन्स आएंगे जीवन में आपके पास, जो आपकी दीदी इच्छाएं पूरी होंगी, जो बहुत सारी हैं, जो बहुत सारी हैं, तो जो इच्छाएं धीरे पूरी होगी, जो गेन आपको मिलेगा, जो आप कमाएंगे, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ रहेगा। यह एक पॉजिटिव साइड है सैटर्न इन द 11th हाउस का। आप अपने एक्सपीरियंस से ही कमाएंगे, आप जितना सीखेंगे आप उतना ही अर्न करेंगे। एक और बात की 11वां स्थान जो है उपाच्य स्थान है, ये वैसे भी समय के साथ ग्रो करता है, और सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, तो इट विल टेक मोर टाइम, बट स्टिल आई से कि डोंट लूज योर होप। सैटर्न आपको यहाँ जरूर कुछ ना कुछ देख के जाएंगे। मैं हमेशा गेन की बात तो नहीं करता, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। आप उस प्रकार के होंगे कि जो अपने बच्चों को सिखाते हुए मिलेंगे कि बेटा ये चीज़ें मैंने मेहनत से कमाई है बहुत। बिकॉज सैटर्न 10th या 11th में अगर है, दोनों केस में रेट्रोग्रेड अगर है, तो आप ये तो सीख जाते हैं जीवन में कि बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के कुछ भी कमाया नहीं जा सकता, कुछ भी कमाया नहीं। देखो वो अलग बात है कि किसी के बर्थ चार्ट में यदि लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, या हमारा 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो जो हमारे पुण्य कर्मा जो पास्ट लाइफ के, वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पहले से ही मिल जाती है। बट जो हम खुद से खड़ा करते हैं, जो खुद से हम चीज़ें बनाते हैं, खुद से जो हमारी मेहनत रहती है, जो एम्पायर हम खुद से खड़ा करते हैं, उसमें समय लगता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हम बात करते हैं दृष्टियों के बारे में। पहली जो मतलब थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे, मैंने बताया है कि थर्ड एस्पेक्ट इज व्हाट विच क्रिएट प्रेशर एंड रेजिस्टेंस, और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है बाकी की 2 दृष्टियों के कंपेरिजन में। अभी मैं इस पार्ट पे वापस आऊँगा, अभी मैं बोला नहीं हूँ। तो ये तय है कि आपको खुद को एस्टेब्लिश करना है। फर्स्ट हाउस इज योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी। खुद को एस्टेब्लिश करने में बहुत समय लगता है। आप काफ़ी हद तक क्रिटिकल हो सकते हैं, जो लोग जो चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए देखे जाते हैं। क्रिटिसाइज से मतलब मेरा ऐसा है नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपकी सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पे है। 5th हाउस पे सप्तम दृष्टि है। 7th हाउस द लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज को दिखाता है सप्तम दृष्टि। तो मतलब कि 5th हाउस इज हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये तय है कि आपके पास क्रिएटिव स्किल है, आपके पास क्रिएटिव स्किल आपके पास है, बट उस क्रिएटिव स्किल को, या जो भी क्रिएटिविटी है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द जॉब, जो भी चीज़ आपके पास है, उसको कैसे फाइनेंशियली कन्वर्ट करना है, उसमें समय लगता है, या कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, आप ही कह सकते हैं। सडन यहाँ बैठकर आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस, सॉरी 10th हाउस, 10th एस्पेक्ट इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दशम दृष्टि आपके जीवन में जिम्मेदारी को दिखाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि इन लॉज की जिम्मेदारी भी आप पर हो। जिम्मेदारी से मतलब हमेशा ये नहीं होता कि फाइनेंशियली, कई बार इमोशनली भी हो सकता हो, या आप ही उनके सपोर्ट सिस्टम हो, आप ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी बात की 10th हाउस, सॉरी 8th हाउस पर दशम दृष्टि है, और मैंने कहा कि 10th एस्पेक्ट इज द मोर सॉफ्टर साइड। तो लॉन्जिटिविटी के लिए ठीक है, बट मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि सिर्फ शनिदेव के यहाँ बैठने से या दृष्टि से ये डिसाइड नहीं होता कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। उसके लिए आप 8th हाउस भी देखें, आपका लग्न कितना स्ट्रांग है वो भी देखें, बट हाँ इन जनरल आप कह सकते हैं कि इट इज गुड। 2 पॉइंट की हम बात करते हैं। सेपियो सेक्सुअल। सेपियो सेक्सुअल से मतलब होता है एक ऐसा इंसान हु लव टू कनेक्ट विथ इंटेलिजेंट पीपल, या जिसे जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलेक्ट से मतलब एकेडमिकली नहीं, जो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जिनके पास एक हायर फिलोसॉफिकल साइड है। बिकॉज सटन 11th हाउस में, तो आप वैसे भी आपके पास एक हायर फिलोसॉफिकल साइड है, यू आर डीप थिंकर। तो आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से बातचीत करना आपको पसंद है। कई बार जो लोग बेवजह की बातचीत करते हैं, या अगर कोई रबिश टॉक कर रहा है, तो यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि आप वहाँ जाके खुद को एंटरटेन करें। आप यू आर अ टाइप ऑफ सेपियोसेक्सुअल। आपको वही लोग पसंद आते हैं जिनका लाइफ पर्पस है, जो इंटेलेक्ट है, जो लॉजिकल रीजनिंग ऐसी टॉपिक्स पे या इस तरह से बात करते हैं, नॉट द ब्लाइंड फॉलोवर्स। फिलोसफिकली मैंने बात कर ली। तो ये बात रही मेरी सैटर्न इन द 11th हाउस। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो डेफिनेटली डीले है गेंस को लेकर, बट विद द एक्सपीरियंसेस आप जरूर चीज़ सीखते हुए देखे जाएंगे। आप ये जरूर चेक कीजिए सैटर्न किस हाउस पे है,
सॉरी किस राशि में। एक और बात, यदि मान लीजिए शनिदेव मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर की राशि में, तो इट इज गुड वन। शनिदेव यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, तो सूर्य की राशि में और एक चंद्रमा की राशि में। इसके अलावा एक और चीज समझिए, अगर मान लीजिए राहु भी यहाँ कंजंक्ट है, बिकॉज 11th हाउस को को रूल राहु करता है, वो यहाँ कंजंक्ट है या राहु और वेल प्लेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आईटी एंड ऑल, आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी पूरा राहु के डोमेन में आता है। तो आप किसी भी टेक्निकल फील्ड या टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस या रेमेडी रहेगा यहाँ पर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द 11th हाउस। सो यदि आपके लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में यदि शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं और यदि वो वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं, तो क्या सिग्निफाई करता है उसकी हम बात करते हैं। 12th हाउस में सैटर्न है तो कुछ चीजें, गिल्ट, इमोशनल आइसोलेशन, इमोशनल बर्डन, और एक इम्पोस्टर टेंडेंसी, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जहां आप ये फील करते हैं कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। यू फील कि यू हैव लॉट ऑफ स्किल्स बट स्टिल यू फील कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दैट फीलिंग इज व्हाट सैटर्न इन द 12th हाउस। शनिदेव यहाँ वक्री बैठे हैं, रेट्रोग्रेड बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ एक्स्ट्रा कार्मिक बैगेज को भी रिप्रेजेंट करता है कि कुछ पास्ट जन्म के जो कार्मिक बैगेज है उनको हम यहाँ साथ लेकर आए हैं, तो हमें पहले उनको रीपे करना होगा। तो कई बार जीवन में ओसीडी, गिल्ट, इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा बैठ जाता है अंदर, हमें लगता है कि हम शायद इस काम को नहीं कर पाएंगे। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन, ये लास्ट हाउस है, एग्जिट हाउस है। सडन यहाँ आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें देता है। सडन यहाँ बहुत सुंदर प्लेसमेंट नहीं है। 12th हाउस से हम लॉसेस देखते हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन को देखते हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस को देखते हैं बेसिकली। इसके अलावा हमारी जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, बेसिकली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको भी 12th हाउस से देखते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट इफ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सैटर्न यहाँ किसी भी राशि में हो, इफ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यू फील लेथार्जिक, आप इस तरह से कि आपने कोई काम किया, आप काम में बहुत अच्छे हैं, बिकॉज सैटर्न यहाँ आपको एक हायर इमेजिनेशन भी देता है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर इमेजिनेशन, बट आप जल्दी थक जाते हैं ऐसा कुछ, या यू फील कि मैंने बहुत काम कर लिया। दैट इज व्हाट सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रगल, रेजिस्टेंस, डिलेज। तो यहाँ डिसिप्लिन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैटर्न जब 12th हाउस में है तो बहुत कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है आपका। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू मेक अ रूटीन कि डेली मुझे चीज़ें इस तरह से करनी है। देखो मैं ये नहीं कहता कि रूटीन बना लेने से चीज़ें सब कुछ सही हो जाती है, मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो रूटीन डिस्टर्ब है, आप उसको एक सिंक्रोनाइज वे में लेकर आए, देन यू फील मोर व्हाट वी से ऑप्टिमिस्टिक, या आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि चीज़ें हाँ अब सिंक्रोनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में होती जा रही है। ये बेस्ट रेमेडी है। शनिदेव 12वें भाव में है तो एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर्म नहीं करना चाहते हैं, आप जिम्मेदारियां बहुत अच्छी निभाते हैं, बट जीवन में एक स्थिति बन जाती है जब आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत कर लिया है, अब मुझे मुक्त होना है। दिस इज सैटर्न इन द 12th हाउस। तो वो एस्केपिंग टेंडेंसी वाला पार्ट बहुत स्ट्रांगली यहाँ डोमिनेट होता हुआ देखा जाता है। इसके अलावा 12th हाउस हमारे बैड प्लेजर को भी दिखाता है। तो कई बार ये तो तय है कि आप बहुत दिलदार, जिन्हें हम कहते हैं, आप वो है, आप जिन्हें बहुत चाहते हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, तो आप नहीं सोचते, आप उनके लिए बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, आप बहुत जेनरस भी हैं, यहाँ पर लोगों की मदद करना भी चाहते हैं। आप अपने खास करीबी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ। अगर 12th लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में अगर बैठे हैं, तो ये स्थिति उल्टी हो सकती है कि आप फिर उस प्रकार के हो मितव्ययी, या 12th लॉर्ड का कैसे भी कनेक्शन 6th या
एट्थ लॉर्ड से भी अगर बन रहा है तब भी आप मित्र वही हो सकते हैं। बट सामान्यतः जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप इस प्रकार के होते हैं कि आप जो हॉस्पिटलिटी है, जो व्यवहारिकता है, आपसे अच्छी शायद किसी के पास नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि 12th हाउस इज द बैड प्लेजर एज वेल एज ये आपकी नींद को भी दिखाता है। तो कई बार एंजाइटी ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। अगर यहाँ 12th हाउस में सैटर्न के साथ यदि मून है, स्पेशली मून है, तो इमोशनली आपको ड्राई बना देता है। अगर मून नहीं भी है तो एक बार ये हम कह सकते हैं कि चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाना, चीज़ों को मतलब मेरा स्पेशली आपके जो इनर इमोशंस हैं, आपके इमोशन मतलब कि आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके माता पिता को लेकर, भाई बहनों को लेकर, जो आपके इमोशंस हैं आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, आप निस्वार्थ भाव से उनके लिए चीज़ें करते हैं, आप ये कह सकते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ पर है तो आप इमोशनली ड्राई हो जाते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। आपका जो दुख है, आपके जो इंटरनल फियर्स है, वो आप तक ही रहते हैं। इसके अलावा एक और बात की, आप सैटर्न जब 12th हाउस में, तो आप उस प्रकार के हैं जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, किसी दूसरे को इंटरप्ट नहीं करते हैं। आप उस प्रकार से वो सोचते हैं कि जो फिजिकली कई बार कि कहने को तो आप इस रूम में हैं बट आपका मन कहीं और है। बिकॉज अगर 12th लॉर्ड बहुत सुंदर सुंदर स्थिति में है तो ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ क्रिएटिविटी हो या हायर इमेजिनेशन रिक्वायर्ड हो, राइटिंग, आर्ट, आप इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है, अगर यही प्लेसमेंट आपके D10 चार्ट में भी है, सैटर्न अगर वहाँ पर 12th हाउस पे है या D9 में एक बार 12th हाउस पे है, तो ये बहुत क्लियर करता है कि आप अकेले रहकर काम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, टीम वर्क में अगर नहीं है तो। सैटर्न 12th हाउस में तो ये भी दिखाता है कि लाइफ में जिस समय मेंटोर चाहिए होता है वो उस समय इजीली नहीं मिलता है, या जीवन में कई बार हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं मिलता है। उसकी वजह से हम कई बार मिस गाइड होकर, जो एक कहते हैं ना कि एक फाइनेंशियली जो नुकसान होता है जीवन में, वो होता हुआ देखा जाता है। क्योंकि 12वें भाव का शनि ये बहुत क्लियर है, जब वक्री भी है तो कुछ कार्बेट तो वैसे भी आपके साथ है, आपको उन्हें रीपे करना है। तो जब हमें एडवाइस चाहिए होती है, या भले ही हमें अंदर से ना लगे कि हमें कोई गाइड करे, बट एक्चुअली उस समय किसी न किसी की एडवाइस, जैसे मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करें, सपोज कीजिए यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ सही होगा वगैरह वगैरह एंड ऑल, बट उस समय डेफिनेटली कोई ना कोई एडवाइस देने वाला आपके पास होना चाहिए। तो उस समय जो एक एक्सपेक्टेड एडवाइस, एक सटीक एडवाइस है मेरे जीवन में, वो नहीं मिलती। हो सकता है लेट मिले, या हो सकता है लेट आभास हो कि जो मैंने किया है गलत है। सडन 12th हाउस में तो आप गलतियों से सीखते हैं अनडाउटेडली, और कहीं बार से मान लीजिए आपने एक बार लाइफ में रिस्क ली, अगर यहाँ राहु नहीं है तो अगर आपने एक बार रिस्क लिया आप जीवन में, फिर दोबारा आप जीवन में रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। सडन इज द व्हाट लिमिटेशन ऑल्सो, स्ट्रगल, डिले ऑल्सो, आपके थॉट प्रोसेस को स्टक कर देता है, वो रोक देता है। अगर यहाँ राहु है तो इट इज प्रॉब्लमेटिक, या अगर 12th लॉर्ड भी अगर राहु के साथ है तो भी ये प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। फिर हमें नहीं पता है कि हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब कि या तो राहु या 12वें भाव में बैठा है, या 12th लॉर्ड यदि राहु के साथ कंजंक्ट है तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। आगे हम बात करें दृष्टियों की। यहाँ बैठकर शनिदेव की आपकी थर्ड एस्पेक्ट है आपके सेकंड हाउस पे, आपके 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे, और आपकी 10th एस्पेक्ट है 7, 8, 9 और 10 नवम भाव में। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। जो थर्ड एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट क्रिएट एक्सट्रीम प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। तो शनिदेव यहाँ बैठकर आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो फैमिली को बैलेंस करना, फैमिली को मैनेज करना, वहाँ दिक्कतें होती हुई देखी जाती है। साथ ही वैसे सैटर्न सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पर है, तो एक टाइम के बाद आप समझ जाते हैं कि फाइनेंस कैसे मैनेज करना, बट इनिशियली फाइनेंस को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। यहाँ बैठकर आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो वैसे ही एक अच्छा प्लेसमेंट है, एक अच्छा एस्पेक्ट है। वो अलग बात है कि सप्तम दृष्टि जो है लिमिटेशन को क्रिएट करती है, बाउंड्री को क्रिएट करती है, बट ये इस तरह अच्छा है कि अगर आपके पास एक टीम है, आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, उनसे बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं।
एक अच्छा साइड है। और कई बार जीवन में हमारे सबऑर्डिनेट्स हमें जब ज़रूरत होती है तो हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारी हेल्प करते हुए देखे जाते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। दशम दृष्टि आपके नवम भाव पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। तो वैसे मैंने पहले ही बताया कि सैटर्न जो है 9th हाउस में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 12 भाव के रेस्पेक्ट का, 12 भाव के कंपैरिजन में। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं थोड़ा इस तरह से कहना चाहूँगा कि 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग, और हमारे जो विचार हैं धर्म, कल्चर, सोसाइटी को लेकर वो आपका 9th हाउस है। तो आप काफ़ी हद तक रेडिकलाइज हो सकते हैं। आइदर यू बिलीव ऑन द लेफ्ट साइड और आइदर यू बिलीव ऑन द राइट साइड। आप इजीली स्विच नहीं होते। आपके विचार, आपकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक तटस्थ हो सकती है, काफ़ी हद तक दृढ़ निश्चयी हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ सटन आपको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनाता। आप समझकर चीज़ों को, समझकर कल्चर को, समझकर धर्म को और पर्सनल लाइफ और धर्म को आप अलग रखते हैं। धर्म को आप ऐसे नहीं देखते कि जो आज हमारे देश में हो रहा है वैसे नहीं देखते आप उसको अपना एक पर्सनल व्हाट वी से कि जो मुझ तक ही सीमित है वैसे देखकर आप काम करते हुए देखे जाते हैं। यू वांट टू लर्न डिफरेंट, आप चाहते हैं कि आप अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करें, आप चाहते हैं कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखें आप। और एक बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पिता को दिखाता है 9th हाउस। तो फादर ने जो चीज़ आपको सिखाई आपके जीवन में, उनकी जो जो उनके आप कहते हैं कि वैसे आपके फादर की आइडियोलॉजी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सोसाइटी को बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं। उन्होंने आपको जीवन में बहुत अच्छे वैल्यूज़ सिखाए हैं। तो वैल्यूज़ आपने वो ग्रहण किए हैं, वो वैल्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स आप उस प्रकार के उस अंटिल अनलेस कि 12th ऑड अगर राहु केतु से कंजंक्ट नहीं है या बहुत बेकार स्थिति में अगर नहीं है, तो आप जीवन में हमेशा एक सही मार्ग पर रहकर प्रॉपर वैल्यूज के साथ काम करते हुए देखे जाते हैं, और वही वैल्यूज आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी सिखाते हुए देखे जाते हैं। तो 12th हाउस में सैटर्न को इमोशनल फियर और एक कि मैं चीज़ों को कर नहीं पाऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसमें थोड़ा सा वीक मानता हूँ। बाकी इट्स मोर देन एवरेज प्लेसमेंट। सो ये हमने बात करी सैटर्न इन द 12th हाउस। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात करी सैटर्न 7 से लेकर 12वें भाव तक यदि वक्री है तो क्या दिखाता है। यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओम नमः शिवाय।